हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाइनोडर्म्स के लार्वल फॉर्म्स के बारे में। समझेंगे कि इकाइनोडर्म्स के जो अलग अलग लार्वा है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है। ये सारी चीजों को हम आज के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए पानी वानी लेके जरूर बैठे जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाएं। और अगर सपोज करो जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप 1.5x पे भी इसको देख सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा रेड बटन दबाइए और सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे कि बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो इसका मतलब कि आप एग्जाम में क्या लिखोगे भाई मेरे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 10+ इयर्स के पीवाईक्यू के सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर को हमने बनाया है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में हमसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे रीच आउट करना पड़ेगा और वहां पर हम आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अब हमें समझना यह होगा कि जो इकाइनोडर्मेटा है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक डेवलपमेंट होता है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब यह है कि जब इकाइनोडर्मेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा तो उस केस में वहां पर कोई भी लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता। मींस कि जो एग है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डायरेक्टली क्या है उसके अंदर अलग अलग फेजेस से होने के बाद वो डायरेक्टली किसमें, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा कि जो जाइगोट है वो डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसके बीच में उसको एक दूसरे फॉर्म से होकर गुजरना पड़ता है और उस फॉर्म को हम बोलते हैं उसका लार्वल फॉर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम उसके लार्वल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। लार्वल फॉर्म्स का मतलब कि ये जो पूरा इकाइनोडर्मेटा है उसके अंदर अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के लार्वा देखने को मिलते हैं। तो उन सभी लार्वा को हम आज के लेक्चर में डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट है कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर यह समझा कि यहां पर जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। अब जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के केस में जो एग होता है इकाइनोडर्म का वो होमोलिसिथल होता है। होमोलिसिथल एग का मतलब है कि एक ऐसा एग जिसके अंदर यॉक का अमाउंट बहुत कम होता है और वो यॉक पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो इकाइनोडर्मेटा का जो एग है वो एग कैसा होगा, होमोलिसिथल होगा। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलता है, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो लार्वल फॉर्म है उसके अंदर आप देखोगे कि बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जैसे आप ह्यूमंस के अंदर देखो तो ह्यूमंस के अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री है। मींस कि अगर सपोज करो मेरी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही काटना होगा। अगर उस पर्टिकुलर प्लेन से आप काटोगे तब उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, और अगर किसी रैंडम प्लेन से काटोगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। मींस कि किसी एक स्पेसिफिक प्लेन से काटने पर उसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है। मींस लार्वा कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्री, और जो उसका अडल्ट है वो कैसा बनेगा, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक प्लेन की जरूरत नहीं है, किसी भी प्लेन से काट दो बॉडी को दो हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो चाहे मैं इधर से काट दूं तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इधर से काट दूं तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे काट दूं तो भी इक्वल हाफ में, इधर से काट दूं तो भी इक्वल हाफ में। तो ऐसे प्लेन को या फिर बोल सकते हैं ऐसे सिमेट्री को हम नाम देंगे रेडियल सिमेट्री। इसको क्या नाम देंगे, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो लार्वा है, लार्वा आपका बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक प्लेन पर ही काटने पर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा।
सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सोचो मत, लाइक कर दो। वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप सजेशन में मुझे बता सकते हैं। तो यहां तक की चीजों को जो भी हमने समझा है इसको एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन करके सारे लार्वल फॉर्म्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको देखेंगे कि जो इकाइनोडर्म्स है उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, मींस कि लार्वल फॉर्म नहीं बनेगा, और दूसरा इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जिसके अंदर आप देखोगे इनडायरेक्ट लार्वा का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्री स्विमिंग लार्वा का फॉर्मेशन होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के केस में, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ इकाइनोडर्म्स के जो ऐसे मेंबर होते हैं वो विविपेरस होते हैं, ठीक है। अब ये विविपेरस का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे विविपेरस। मींस ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस यंग वंस, ये यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, यानी बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनको देखभाल करने के लिए वो ब्रूडिंग मेथड का यूज करते हैं। अब ये ब्रूडिंग मेथड क्या होता है, जैसे कंगारू में देखा होगा आप लोगों ने कि वो बच्चों को क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर एक पाउच के अंदर छुपा के रखता है। तो यहां पर भी आप देखोगे कि देयर यंग्स आर इन पाउच, यानी वो अपने यंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, उसको एक पाउच के अंदर रखता है। और जब भी कोई मदर इस तरीके का फिनोमेना यूज करती है अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम ब्रूडिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लार्वा होता है उसके अंदर आप देखोगे बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है उसके अंदर सिमेट्री बदल के वो रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इवन इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर लार्वा कैसा है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है और अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है, या बोल सकते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री बदल जाती है। तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इकाइनोडर्मिटा के लार्वा को देखते हैं तो जब लार्वा को हम ध्यान से देखेंगे तो उसके बॉडी के ऊपर हमें सीलिएटेड बैंड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सपोज करो कि ये बॉडी है, उसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बैंड्स बने हुए होंगे, और उन बैंड्स को हम बोलते हैं सीलिएटेड बैंड्स। अब इनको सीलिएटेड बैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। अब ये सीलिया बेसिकली हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चरिंग करने में, इन सब चीजों में ये हेल्प करता है। और बाद में यही सीलिएटेड फॉर्म क्या है, आगे जाके मॉडिफाई होके आर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जितने भी लार्वा होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने का, उनको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके बॉडी के ऊपर कितने आर्म्स प्रेजेंट है। यानी यहां पर जितने भी लार्वा होंगे उन सभी में सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और वो है उसके आर्म्स के ऊपर, ठीक है, कि किसी में कौन सा आर्म्स है, किसी में कितने आर्म्स है, किसी में ये चीज प्रेजेंट है या फिर ये चीज एब्सेंट है। इसके बेसिस पे हम यहां पर क्या करते हैं, इकाइनोडर्मिटा के लार्वा को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि जो लार्वा होता है वो पानी के अंदर स्विम कर सकता है बिकॉज ऑफ सीलिएटेड बैंड, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर आप सीलिएटेड बैंड देख पाते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कि बाद में जाके क्या है, प्रोजेक्शंस या आर्म्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यही चीजें अब आगे जाके हमें डिटेल करनी है, ठीक है। इसी को समझना है कि किस तरीके से सीलिएटेड बैंड्स जाके आर्म्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आरएल कोटपाल बुक से तैयार किया है, तो आप चाह के उसको बाय भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आपके पास है तो आप वहां से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जितने भी यहाँ पे लार्वा आपको देखने को मिलते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है या उनको आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है वो बेसिकली प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ देयर आर्म्स, यानी कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के ऊपर की जो आर्म्स प्रेजेंट है उसकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लार्वा को डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इकाइनोडर्म के जो लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग का मतलब पानी के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स नहीं हो सकते, मूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्लैंक्टोनिक एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। अब ये प्लैंक्टोनिक एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए डाई एटम्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फीड्स ऑन डाई एटम।
अब क्योंकि डाई एटम्स के ऊपर फीड करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो प्लैंक्टोनिक एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। अब इसके अंदर क्या है, जब बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाला जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस जब करेगा तब वो क्या है, एक ऐसे अडल्ट में कन्वर्ट होगा जो कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अलग अलग टाइप के जो इकाइनोडर्म्स के लार्वा है उसके अंदर अलग अलग टाइप से डेवलपमेंट होता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर अब ये जो पीपीटी देखोगे इसके अंदर मैंने सारे लार्वा को एक ही साथ इस पर्टिकुलर स्लाइड में लिख दिया है, जिससे कि हमें इसको समझना आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उसका जो क्लास है एस्टेरॉइडिया, एस्टेरॉइडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा बाइपिनेरिया लार्वा, और ये मेटामॉर्फोसिस या इसके अंदर ट्रांजिशन होने के बाद ये ब्रैक्यूलेरिया में कन्वर्ट होता है। और इसके अंदर जब ब्रैक्यूलेरिया के अंदर मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तब यही जाके जुवेनाइल का फॉर्मेशन करता है या जुवेनाइल इकाइनोडर्म्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है इकाइनोइडिया, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इकाइनोप्लूटस, ठीक है, याद रखना ये सारे लार्वा के नाम है, अभी हम इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये इकाइनोप्लूटस हो गया, जिसके अंदर जब मेटामॉर्फोसिस होगा तब ये इकाइनोप्लूटस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जुवेनाइल में, ठीक है। नेक्स्ट है ओफिरोइडिया, ओफिरोइडिया की बात करें तो इसके अंदर आप देखोगे कि ओफियोप्लूटस है, ठीक है, ये भी मेटामॉर्फोसिस होके जुवेनाइल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है होलोथुरोइडिया, होलोथुरोइडिया की बात करें तो इसके अंदर है ऑरिकुलेरिया आ जाएगा, डोलियोलारिया आ गया, पेंटाक्लेटा आ गया और लास्ट में जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिनोइडिया की बात करें तो इसमें डोलियोलाइरा हो गया, ठीक है, पेंटाक्रिनोइड हो गया और फिर ये बाद में जाके अडल्ट में फॉर्म होगा। तो ये अलग अलग क्लास के अलग अलग लार्वा हैं इकाइनोडर्म्स के, तो इसको आपको एक बार याद करना है, फिर अभी हम इसके बारे में एक एक लार्वा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझेंगे, ठीक है। अब इन लार्वा को डिटेल करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा, क्योंकि इनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को जब हम समझ लेंगे तो उन चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को मैं पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझना है वो लोकेशंस या पोजीशंस को समझना है, ठीक है। सपोज करो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का ये मान लेते हैं सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर इस प्लेन से इसको डिवाइड करें तो 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस से अगर हम दूर जाते हैं, सेंट्रल एक्सिस से अगर हम दूर जाते हैं, ये ध्यान रखना है, अगर हम सेंट्रल एक्सिस से दूर जाएंगे तो उस पोजीशन को बोलते हैं लेटरल, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लेटरल पोजीशन, ठीक है, उसको बोलेंगे लेटरल पोजीशन। तो अगर कोई भी चीज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो उसकी अगर लोकेशन कोई पूछता है क्या होगा तो आप जवाब देंगे कि वो लेटरल पॉइंट पे है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई चीज प्रेजेंट है, कोई आर्म प्रेजेंट है, तो हम बताएंगे कि वो लेटरल आर्म होगा, ठीक है। अब सपोज करो ये जो आगे वाला पॉइंट है, आगे वाले पार्ट को हम बोलेंगे एंटीरियर, ठीक है, और जो पीछे होगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान दो, कोई आर्म है जो पीछे की साइड है लेकिन पीछे की साइड के बाद भी वो लेटरल साइड में है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, पोस्टीरियो लेटरल, ठीक है, क्योंकि वो पीछे भी है और लेटरल साइड में है। तो जब भी उसका नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पोस्टीरियो लेटरल, ठीक है। मान लेते हैं आगे है और लेटरल साइड में, तो उसको बोलेंगे एंटीरियो लेटरल, ठीक है। ये पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखना है। तो लेटरल क्या होता है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जो एंटीरियर है इसको हम समटाइम वेंट्रिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, इसको डॉर्सल भी बोल सकते हैं, एक होगा वेंट्रल और एक क्या हो जाएगा, डॉर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से हम यहाँ पर आर्म्स के नेमिंग को लिखने वाले हैं। तो जब ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा तो नाम समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे जितने भी लार्वल फॉर्म्स है उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लार्वा आता है वो आता है आपका बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है। अभी जो बाइपिनेरिया लार्वा है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है उसके अंदर किसी भी तरीके का लार्वल फॉर्म्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब लार्वल फॉर्म्स नहीं देखने को मिलेगा तो यहां पर जो एग होता है उसके अंदर यॉक का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का है तो उसके अंदर आपको क्या है, होमोलिसिथल टाइप का एग देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यॉक का अमाउंट कम होता है और वो जो यॉक है वो यूनिफॉर्मली साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए उसको नाम देते हैं होमोलिसिथल, ठीक है।
यानी होमो का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लीसीथल का मतलब है लेस अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी पॉइंट को मैंने रख रखा है यहाँ पे कि अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो उस केस में जो एग बनेगा वो लार्ज होगा, यॉकी होगा। यॉकी का मतलब उसके अंदर यॉक का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता। लेकिन वही अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का हो जाए तो उसके अंदर एग कैसा होगा, होमोलिसीथल टाइप का होगा, मींस कि यॉक का अमाउंट कम होगा और यॉक पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यानी लिटिल अमाउंट में यॉक होगा और यहाँ पे जो आपका लार्वा बनेगा वो फ्री स्विमिंग टाइप का होगा, यानी सेडिनेटरी नहीं होगा, किसी सबस्ट्रेटम से फिक्स नहीं होगा, वो फ्रीली मूव कर सकता है। और फ्रीली मूव करने का मेन रीजन ये है कि इनके बॉडी के ऊपर सीलिएटेड बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं बाइपिनेरिया लार्वा के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बाइपिनेरिया लार्वा की बात करें तो बाइपिनेरिया लार्वा के में अगर बॉडी पर ध्यान दे तो उनके बॉडी वॉल के ऊपर या स्टोमोडिगम के ऊपर क्या है, दो टाइप की सीलिएटेड बैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो सीलिएटेड बैंड्स होंगे जिसमें से एक सीलिएटेड बैंड जो माउथ के पास होता है वो माउथ के साथ जुड़ने के बाद प्री ओरल लूप का फॉर्मेशन करता है, और जो दूसरा सीलिएटेड बैंड है वो जो एनस के पास होगा वो उसके साथ जुड़ के वो क्या बनाता है, प्री एनल लूप का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली उनके बॉडी के ऊपर आपको दो टाइप के लूप्स भी देखने को मिल जाएंगे। और वो लूप्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर ये ध्यान से देखेंगे। ये जो डायग्राम है इस तरीके से, ये जो थोड़े येलो कलर के स्ट्रक्चर्स आपको देख रहे हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम सीलिएटेड बैंड्स बोलते हैं। ये क्या है, आपके सीलिएटेड बैंड्स हैं, ठीक है। ये सीलिएटेड बैंड्स होंगे और ये दो टाइप के सीलिएटेड बैंड्स होंगे। बाद में ये जो सीलिएटेड बैंड्स है ये बेसिकली क्या है, माउथ वाले रीजन में होगा तो क्या बना देगा, प्री ओरल लूप बनाएगा, और अगर एनस के पास है तो प्री एनल लूप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये दो बात आपको याद रखनी है, प्री ओरल लूप और प्री एनल लूप का फॉर्मेशन करेगा। बाद में ये जो ओरल यानी जो माउथ वाले साइड में आपके जो सीलिएटेड बैंड है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और लगभग 2 से 3 लेटरल आर्म्स या लेटरल बैंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। और यही सीलिएटेड बैंड्स बाद में जाके पिनेरिया लार्वा के अंदर या जो दूसरे लार्वा हैं उसके अंदर यही बैंड्स क्या करते हैं, आर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अभी हम यहाँ पे जो अलग अलग आर्म्स देखेंगे वो आर्म्स बेसिकली बनते कहां से हैं, बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ दीज सीलिएटेड बैंड्स। इन सीलिएटेड बैंड्स के अंदर मॉडिफिकेशन जब होगा तो यही जाके आर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से आर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे, किस तरीके के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि बाइपिनेरिया लार्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आरएल कोटपाल बुक के अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन है, आप चाहें तो उसको वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं खरीदी है बुक तो प्लीज खरीद लो। कब खरीदने वाले हो, एग्जाम मतलब सर पे है, ऑब्वियस सी बात है आप लोग, ठीक है। और यहां से आप पढ़ेंगे आरएल कोटपाल, मुझे लगता है बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बट दिक्कत ये है कि डायग्राम्स वहां पे प्रॉपर नहीं है और चीजें बहुत ज्यादा एकदम फिक्स्ड, बहुत ज्यादा सैबी काम किया गया है। बस एक ये दिक्कत आती है जिसमें मुझे लगता है समझने में कोई दिक्कत होगी, बट उसके लिए मैं बैठा हूं, वहां से मैं आपको समझाने के लिए सारे डायग्राम्स के साथ यहाँ पे लेक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई बेसिकली किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं कि समझेंगे कि किस तरीके से बाइपिनेरिया लार्वा का डेवलपमेंट होता है, बाइपिनेरिया लार्वा बनता कैसे, ठीक है। तो आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और कहानी में कहां जा रहे हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो आपने देखा होगा कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद मल्टीपल टाइम माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस के बाद बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस आते हैं जिसमें से ब्लास्टुला आता है, फिर गैस्ट्रुलेशन आता है। तो अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो गैस्ट्रुलेशन के समय से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी गैस्ट्रुलेशन होता है, तो मैं पीछे वाले डायग्राम्स को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, गैस्ट्रुलेशन से चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना है उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो बेसिकली क्या है, आर्केंट्रॉन कैविटी का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरीके से एक आर्केंट्रॉन कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाला आर्केंट्रॉन कैविटी है और ये वाली जो ओपनिंग आप जो देख रहे हो, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। ये ओपनिंग है ब्लास्टोपोर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं
उसके अंदर ये जो ब्लास्टोपोर है, ये ब्लास्टोपोर हमेशा एनस का फॉर्मेशन करेगा। वो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेगा? एनस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो एनस का फॉर्मेशन करता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं जिसके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस है आपके लिए होमवर्क। अगर आप लोगों को मेरे पुराने लेक्चर्स पता है तो आप इसका आंसर दे देंगे, नहीं पता है तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं, और नहीं फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो नेक्स्ट जब हम लेक्चर शूट करेंगे तो उसका आंसर मैं वहां पे आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा कि अगर ब्लास्टोपोर एनस का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैविटी है हमारे पास, इस कैविटी को हम आर्केंट्रॉन बोलते हैं। इस कैविटी को क्या नाम देंगे? आर्केंट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आर्केंट्रॉन के आगे वाला ये जो पार्ट होता है, ठीक है, यहां पर मीजनकाइम सेल का फॉर्मेशन होता है। ये सेल क्या करते हैं? मीजनकाइम, ये जो अपर एंड है वो क्या करेगा? कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, और इन सेल्स को हम बोलते हैं मीजनकाइम। इन सेल्स को नाम देंगे मीजनकाइम। ठीक है, अब ये जो मीजनकाइम सेल है, मीजनकाइम सेल क्या करेगा? आगे जाके ये मीजनकाइम सेल पाउचेस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या होने वाला है? पाउचेस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम भी बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का आपका हो गया। ये ब्लास्टोपोर कैविटी, ठीक है, बीच में ये आर्केंट्रॉन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैविटी है आर्केंट्रॉन वाली, और इसके अंदर जो मीजनकाइम है, मीजनकाइम आपको ध्यान रखना है दो टाइप के बेसिकली कैप्सूल्स का फॉर्मेशन करेगा, या दो टाइप के पाउचेस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो मीजनकाइम है वो दो टाइप के पाउचेस का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से दो पाउचेस का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से। ठीक है, एक होगा एंटीरियर पाउच, ये है आपका एंटीरियर पाउच, और ये वाला है आपका पोस्टीरियर पाउच। अब ये जो एंटीरियर पाउच है, एंटीरियर पाउच कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक्सोसील और हाइड्रोसील के अंदर। अब ये जो डायग्राम आप देखोगे कि ये जो डायग्राम हमारा बना है कि जो मीजनकाइम है वो पाउचेस का फॉर्मेशन कर रहा है, एंटीरियर पाउच और पोस्टीरियर पाउच। इस एंटीरियर पाउच और पोस्टीरियर पाउच की वजह से जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा हो जाता है? यू शेप का बन जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हो जो आर्केंट्रॉन कैविटी मैंने बताया है, यही आर्केंट्रॉन कैविटी बाद में जाके बेसिकली आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? माउथ में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर हैं वही आर्केंट्रॉन कैविटी बनाने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये बनाएगा आपका माउथ, ठीक है, यही आपका ईसोफेगस बनाएगा, स्टमक बनाएगा, ये सारी चीजें। और ये जो ब्लास्टोपोर वाली कैविटी है ये क्या बनाएगा? एनस बनाएगा। अब ये जो बाद के जो पाउचेस है, इस पाउचेस की वजह से पूरा का पूरा जो कैविटी है, अगर आप ध्यान से देखो ये जो स्ट्रक्चर, इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला हमारा है। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो पाउच है एंटीरियर पाउच, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक होगा एक्सोसील और एक हो जाएगा हाइड्रोसील। इस तरीके से एक एक्सोसील और एक हाइड्रोसील में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका पोस्टीरियर पाउच है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टोमोसील में या सोमेटोसील में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो पोस्टीरियर पाउच है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोमेटोसील में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सोमेटोसील भी टाइम के साथ दो पार्ट में कन्वर्ट होंगे, एक को बोलेंगे राइट सोमेटोसील और एक को बोलेंगे लेफ्ट सोमेटोसील। ठीक है, दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन सोमेटोसील और इस एक्सोसील और हाइड्रोसील की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां पर ये पूरा का पूरा जो गट है वो यू शेप का बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल एक यू शेप का अपीयरेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो राइट स्टोमोसील है ये धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट करेंगे, और ये जो हाइड्रोसील है ये बाद में जाके बेसिकली एंटीरियर, ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इससे अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ओपन होंगे वो इन्वेजिनेट होके माउथ का फॉर्मेशन कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उस पॉइंट पे जाने से पहले एक बार इतने सारे पॉइंट्स को पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आई अर्ज कि एक बार जाके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों को एक बार पीपीटी से समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो क्या लिखा है मैंने
कि जो लार्वा है डेवलप्स प्री ओरल एंड प्री एनल लूप, प्री ओरल एंड प्री एनल लूप। ये प्री ओरल और प्री एनल लूप कब बनता है? जब आपका ये जो भी मैंने बताया था सीलिएटेड जो बैंड्स है, सीलिएटेड बैंड्स अगर माउथ के साथ फ्यूज होता है या उसके साथ जुड़ता है तो प्री ओरल बनाएगा, और अगर एनस के साथ है तो प्री एनल लूप का फॉर्मेशन करेगा, ये ध्यान रखना है। तो सीलियरी बैंड्स लेटर फॉर्मिंग द एंटीरियर सीलिएटेड रिंग एंड 3 लेटरल लूप्स। ये बाद में जाके क्या है, एंटीरियर सीलिएटेड रिंग और क्या बनाएगा, 3 लेटरल लूप्स बनाएगा, जो बाद में जाके आर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, जो टिप है लार्वा का, आर्केंट्रॉन का जो टिप है वो मीजनकाइम का बना होता है, जो बाद में जाके 2 लेटरल पाउचेस का फॉर्मेशन करेगा, और जिसकी वजह से जो सीलोम है वो यू शेप का बन जाएगा। ये जस्ट अभी हमने यहां पर ध्यान से देखा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो लेफ्ट हाइड्रोसील है, जो लेफ्ट हाइड्रोसील है वो क्या करेगा कि डॉर्सल सरफेस से कनेक्ट होके हाइड्रोपोर का फॉर्मेशन कर देगा। यानी ये क्या है, ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने के बाद हाइड्रोपोर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये डायग्राम ध्यान दो, तो यहाँ पे जो हाइड्रोसील है वो कनेक्ट हो रहा है, और कनेक्ट होने के बाद एक ओपनिंग क्रिएट कर रहा है जिसको हम हाइड्रोपोर बोल रहे हैं, ठीक है। इस पूरे लेक्चर का जो नोट है वो डायरेक्टली आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सारे डायग्राम आपको वहीं मिल जाएंगे। तो अभी समझिए, टेंशन मत लीजिए नोट्स के बारे में, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है, बस इतना काम करना है आपको। तो यहां पर क्या है कि जो लेफ्ट हाइड्रोसील है वो डॉर्सल सरफेस से कनेक्ट होकर हाइड्रोपोर का फॉर्मेशन करेगा, जबकि जो गट है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। जो भी हमने गट वाला पार्ट देखा था अंदर वाला, वो डिफरेंशिएट किस में हो जाएगा, माउथ में, ईसोफेगस में, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लास्टोपोर है वो हमेशा एनस का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो लेफ्ट क्या है, एक्सोहाइड्रोसील है, वो गिव राइज टू वाटर रिंग का फॉर्मेशन करेगा, रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन करेगा, और मेटामॉर्फोसिस के बाद वो क्या है, जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये सारी चीजें का फॉर्मेशन करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो लेफ्ट एक्सोहाइड्रोसील है, एक्सोहाइड्रोसील का मतलब क्या है कि यहां पे एक्सोसील और हाइड्रोसील दोनों फ्यूज्ड है, तो उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद किस में कन्वर्ट होता है, वाटर रिंग और रेडियल कैनाल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये वाटर रिंग और रेडियल कैनाल क्या होते हैं, इसके लिए आप जाके एक बार वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, वहां पर ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब यहां पर अब हम बात करेंगे कि जो बाइपिनेरिया लार्वा है, ठीक है, इस बाइपिनेरिया लार्वा का अगर हम एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बाइपिनेरिया लार्वा की बात करें तो जब वहां पे मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो जो सीलिएटेड बैंड्स है वो बेसिकली जब मॉडिफाई हो जाएंगे, मॉडिफाई होने के बाद कुछ इस तरीके के आर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि सीलिएटेड बैंड्स क्या है, आर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सबसे ऊपर वाला आर्म देख रहे हो बिल्कुल सेंटर लाइन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सोमीडियन आर्म। डॉर्सोमीडियन आर्म का मतलब कि डॉर्सल साइड में है और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, इसलिए इसको नाम दिया डॉर्सोमीडियन आर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन दो आर्म्स की, तो इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सोलेटरल आर्म। डॉर्सोलेटरल आर्म का मतलब क्या है कि डॉर्सल साइड में है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है और बिल्कुल सेंटर एक्सिस के एक साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे डॉर्सोलेटरल आर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पर देखोगे माउथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, पोस्टीरियर डॉर्सल आर्म। पोस्टीरियर डॉर्सल आर्म का मतलब क्या है, पोस्टीरियर साइड में है, डॉर्सल साइड में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद स्टमक है, एनस है, ये यहां पर स्टमक हो गया और ये एनस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोस्टीरियर लेटरल आर्म। पोस्टीरियर लेटरल आर्म का मतलब क्या है कि ये पोस्टीरियर साइड में भी है और लेटरल साइड में भी है, तो पोस्टीरियर लेटरो आर्म इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 8 की बात करें तो वेंट्रोमीडियन आर्म। वेंट्रोमीडियन आर्म का मतलब क्या है कि वेंट्रल साइड में है, फ्रंट साइड में है, लेकिन मीडियन पोजीशन पे सेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट है या सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम देंगे वेंट्रोमीडियन आर्म, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्री ओरल आर्म। प्री ओरल आर्म का मतलब क्या है कि जहां पर आप देखोगे ओरल ग्रूव है, जहां पे ओरल ओपनिंग है, वहां पे अगर प्रेजेंट है तो प्री ओरल आर्म बोलेंगे। अगर एनस के पास प्रेजेंट है तो उसको क्या नाम देंगे, पोस्ट ओरल आर्म देखेंगे। तो ये पूरा जो डायग्राम है ये आपका बाइपिनेरिया लार्वा का डायग्राम है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो बाइपिनेरिया लार्वा है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये एक दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्योलेरिया लार्वा। अब हमें समझना है ब्रैक्योलेरिया लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी। क्लासेस थोड़ी लंबी जरूर हो रही हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके बेसिकली एग्जाम्स के लिए।
तो आप लोग पानी की बोतल जरूर रखें, कोशिश करें कि यहाँ पे कंसंट्रेट ज्यादा करें, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कुछ समय के लिए अपने फोन को साइलेंट पे लगा दो और अच्छे से इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अगर एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है, ठीक है। एक बार यहां से समझ के जाके बुक रीड कर लीजिए एंड सारा का सारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्रैक्योलेरिया लार्वा की, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये जो लार्वा है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर 3 आर्म्स का फॉर्मेशन और होता है, जिसको हम ब्रैक्यूलर आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली मीडियम साइड में प्रेजेंट होता है यहां पर, तो इनको ब्रैक्यूलर आर्म बोलते हैं। यहां पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि बाइपिनेरिया से ये किस तरीके से डिफरेंस है, तो यहां पर आप देखोगे 3 आर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम ब्रैक्यूलर आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इन ब्रैक्यूलर आर्म्स के जो टिप होता है, जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है, वहां पे एडहेसिव मटेरियल होता है, यानी वो वहां से चिपक सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ब्रैक्यूलर आर्म है उसके बीच में आप देखोगे कि एडहेसिव डिस्क का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सकर पिट भी बोलते हैं। अब ये जो एडहेसिव डिस्क है, अगर ये एडहेसिव डिस्क दिखना स्टार्ट हो जाता है, ये बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो ब्रैक्यूलर लार्वा है अब मेटामॉर्फोसिस करने वाला है और अडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि यहां पर ब्रैक्यूलर आर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है, या बोल सकते हैं कि मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है। तो इसको एक बार इस पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ लार्वा दैट डेवलप 3 शॉर्ट आर्म्स एट द प्री ओरल लूब, यानी ये क्या है, 3 शॉर्ट आर्म्स का फॉर्मेशन करता है, कहां पर, प्री ओरल लूब के पास, ठीक है। और इन 3 शॉर्ट आर्म को हम क्या नाम देंगे, ब्रैक्यूलर आर्म बोलते हैं। इनको क्या नाम देंगे, ब्रैक्यूलर, इनको नाम देंगे ब्रैक्यूलर आर्म, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। दीज आर नॉन एज ब्रैक्यूलर आर्म, ठीक है, जिसमें से एक मीडियन पॉइंट पे होगा और 2 लेटरल पॉइंट पे होगा। मीडियन का मतलब एक सेंट्रल लाइन पे होगा और दोनों साइड साइड में होंगे, ठीक है, लेटरल पॉइंट पे होगा। नेक्स्ट, अब इन आर्म्स के अंदर क्या है, आपको सिलोमिक एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं। सिलोमिक एक्सटेंशन का मतलब कि ये डायरेक्टली वो कैविटी के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिलोमिक एक्सटेंशन देखने को मिलता है और इनके ऊपर एडहेसिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एडहेसिव सेल्स का काम क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, एडहेसिव, चिपकने वाले सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद मेटामॉर्फोसिस में ये हेल्प करते हैं, फॉर्म चेंज करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, जब मेटामॉर्फोसिस का जब शुरुआत होता है तो सबसे पहले समझना होगा कि शक्कर का अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हो, एडहेसिव डिस्क, जिसको हम शक्कर बोलते हैं, अगर ये एडहेसिव डिस्क या शक्कर का दिखना स्टार्ट हो जाता है ब्रैक्यूलर, या आप बोल सकते हो कि ब्रैक्यूलेरिया लार्वा के अंदर, तो हमें समझ में आ जाता है कि अब ये मेटामॉर्फोसिस करने वाला है, अडल्ट के ऊपर में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपीयरेंस एट द टिप ऑफ लार्वल आर्म्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है कि अब जैसे ही शक्कर हमें दिखना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मेटामॉर्फोसिस करेगा। तो अब मेटामॉर्फोसिस कैसे करेगा, तो ये इसका बॉडीड है, ठीक है, ये इसका एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट है। तो इस शक्कर की मदद से, इस शक्कर की मदद से क्या करता है, सबस्ट्रेटम से जाके चिपक जाता है। यहां पर ये जो शक्कर प्रेजेंट होगा, इस शक्कर की मदद से जाके ये सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद इसका जो लोअर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो लोअर वाला पार्ट है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये जो लोअर वाला पार्ट है, ये अलग होके एक इंडिपेंडेंट अडल्ट की फॉर्म में अपनी लाइफ को स्टार्ट कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि द लार्वा अटैचेस टू एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द एंटीरियर रीजन एट अ टेम्पररी स्टाक, जो कि एक टेम्पररी स्टाक की तरह वर्क करता है, मतलब कि एक सबस्ट्रेटम या बोल सकते हो एक फिक्स स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यंग स्टार की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो बाद में डिटैच हो जाएगा एंटीरियर वाले पार्ट से और अपना एक फ्री लिविंग लाइफ स्टार्ट कर देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो ऐसे कुछ स्पीसीज की बात करें, जैसे एस्ट्रोपेक्टिन हो गया, एस्टरनिया हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लार्वल स्टेजेस से होकर गुजरने से बचते हैं, यानी इनके अंदर लार्वल स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया लार्वा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ब्रैक्यूलेरिया लार्वा के बाद हम दूसरे लार्वल फॉर्म्स की तरफ मूव करते हैं।
तो सबसे पहला आता है, उसके बाद आता है जो आपका ओफियोप्लूटस लार्वा, ठीक है। अगर हम ओफियोप्लूटस लार्वा की बात करें तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर होता है वो उसका एक सिंगल सा आर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियो लेटरल आर्म। तो ये जो ओफियोप्लूटस लार्वा है इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इकाइनोप्लूटस से मिलता जुलता होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिफरेंस क्रिएट करता है इसका पोस्टीरियो लेटरल आर्म। अभी जो पोस्टीरियो लेटरल आर्म है इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ओफियोप्लूटस है वो इकाइनोप्लूटस से सिमिलरिटी शो करता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ कम आर्म्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर है कि इनका जो पोस्टीरियो लेटरल आर्म होता है, जो आपका पोस्टीरियो लेटरल आर्म है वो सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है और सबसे पहले डेवलप होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बेसिकली ये इसका मेजर डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, जो ओफियोप्लूटस है इसके अंदर जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होगा तो अब ये क्या होगा कि जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होगा इसके लिए इनको क्या है, किसी भी अटैचमेंट स्टेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये डायरेक्टली मेटामॉर्फोसिस कर लेंगे, अटैचमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे कुछ स्पीसीज है जैसे एम्फ्यूरा हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये प्लूटियस स्टेज से होकर गुजरने से बचते हैं, यानी इनके अंदर इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपका ओफियोप्लूटस का डायग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा आर्म है वो आपका क्या है, पोस्टीरियर लेटरल आर्म है। उसके बाद ये क्या है, पोस्ट ओरल आर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टीरियो डोर्सल आर्म। नेक्स्ट फिर क्या है, लेफ्ट एक्सोसील वो कैविटी, लेफ्ट हाइड्रोसील ये भी कैविटी, स्टमक हो गया, लेफ्ट स्टोमोसिल। अब ये लेफ्ट स्टोमोसिल क्या है, अब डायग्राम से आपको याद होगा कि ये पीछे वाली जो कैविटी थी वो वाला पाउच से जो बन रहा था। फिर राइट स्टोमोसिल, उसके बाद क्या है, राइट एक्सोहाइड्रोसिल, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स अभी जस्ट हमने आगे देखे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में था, ओफियोप्लूटस लार्वा के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो दूसरा लार्वा है वो है हमारा इकाइनोप्लूटस लार्वा। अगर हम इकाइनोप्लूटस लार्वा की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे कि मल्टीपल प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि द लार्वा डेवलप आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, एंड फॉर्म्स प्रोजेक्शन दैट बिकम्स आर्म, यानी यहां पर भी बहुत सारे प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं और ये प्रोजेक्शंस कहां से बनते हैं, सीलिएटेड बैंड से बनते हैं, ठीक है। और ये सीलिएटेड बैंड से बनने की वजह से इनको आर्म्स बोल सकते हैं या प्रोजेक्शंस बोल सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इकाइनोप्लूटस होता है इसके अंदर टिपिकली 6 पेयर ऑफ आर्म्स प्रेजेंट होते हैं विच इज सपोर्टेड बाय कैल्केरियस स्केलेटल रोड, यानी इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको बेसिकली 6 पेयर ऑफ आर्म्स देखने को मिलता है और उनको सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कैल्केरियस स्केलेटल रोड देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो इन 6 पेयर ऑफ आर्म्स में से कुछ पेयर डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और फाइनली हमें लगभग 4 पेयर से 5 पेयर ही देखने को मिलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। सो लोकोमोशन इज फैसिलिटेटेड बाय द सीलिएटेड बैंड, यानी अगर इनको लोकोमोशन करना है तो ये किसकी मदद से करेंगे, उन्हीं सीलिएटेड बैंड्स की मदद से करेंगे, ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या होता है, जो सीलिएटेड बैंड है इसके अंदर थिकनिंग हो जाती है, जैसे कि डायग्राम देखो इसके अंदर थिकनिंग हो जाती है और थिकनिंग होने की वजह से इनको हम बोलते हैं पॉलेट्स। इनको क्या नाम बोलेंगे, पॉलेट्स बोलेंगे। तो ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो ये बेसिकली सीलिएटेड बैंड्स है जो थिकंड हो जाते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलेट्स बोलते हैं। ये नाम देख रहे हो, एंटीरियर पॉलेट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर पॉलेट्स हो गया, ये सारे थिकनिंग के बाद के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, जैसे कुछ स्पीसीज है जैसे कि एरेबिसिया हो गया, उसके बाद सिडारियस हो गया, ये जितने भी ये 2 फॉर्म्स है ये लार्वा हैज स्पेशल सीलिएटेड लूप्स कॉल्ड ऑरिकल्स, यानी इनके लार्वा के अंदर स्पेशल सीलिएटेड लूप्स होता है जिनको हम ऑरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका इंटरनल डेवलपमेंट कैसा होता है काइनोप्लूटस का, तो अगर हम देखेंगे तो इनका जो डेवलपमेंट होता है समवॉट सिमिलर होता है आपके बिल्कुल किसकी जैसे, बाइपिनेरिया लार्वा के जैसा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो आर्केंट्रॉन है वो सबसे पहले क्या है, वही कैविटी का फॉर्मेशन करेगा, एक्सोसील, हाइड्रोसील और सोमेटोसील, ठीक है। यहां पर ये जो हाइड्रोसील है एंड वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल का मतलब होता है सिंपल सा ओरल ओपनिंग या जो माउथ है उसको ही वेस्टिब्यूल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोसील कैविटी है और जो वेस्टिब्यूल है क्रिएट्स द अडल्ट ओरल साइड, यानी ये क्या है,
अडल्ट के ओरल साइड का फॉर्मेशन करेगा या माउथ वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, गिविंग राइज टू 5 रेडियल आर्म्स, 5 प्राइमरी पोडिया। और इससे क्या होगा, 5 तो रेडियल आर्म का फॉर्मेशन होगा और 5 पोडिया का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक फ्री स्विमिंग इकाइनोप्लूटस लार्वा है, ये इसको डेवलप होने में लगभग 7 से 30 दिन का समय लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो एक्सट्रीमली रैपिड होता है, बहुत तेज होता है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी अटैचमेंट स्टेजेस देखने को नहीं मिलता। जैसे बाकियों में हमने देखा था कि वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स हो रहे थे, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके से फिक्स स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। लेक्चर जरूर थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, लेकिन आई फील कि ये लेक्चर वर्थ इट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो पानी पीते रहिए, अपने आप को रिजुविनेट करते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग लगेंगी और सारी चीजें ऐसे स्किप आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमें थोड़ा सा स्टूडियस बनना है, थोड़ा सा फोकस रहना है, चीजों को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज आजकल के टाइम में क्योंकि आप स्क्रीन के आगे जब बैठते हो तो ऑटोमेटिकली क्या है, फोकस तो डाइवर्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको अपना फोकस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोकस मेंटेन नहीं करोगे तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को हम अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। अगर हमें एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर हम ज्यादा बेसिकली मुझे कैमरे के आगे बोलना होता है, तो बच्चे रहते तो हम बीच में कुछ तो जोक्स क्रैक भी कर लेते हैं, बट आई फील कि किस तरीके से हम यहाँ पे कैमरे के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली हो कि यहाँ पे मैं जोक क्रैक करूं, और मुझे वो थोड़ा अजीब सा वियर्ड लग रहा होता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से मैं यहाँ पे इस चीज को और ज्यादा बेसिकली जॉयफुल बनाऊं। बट आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑरिकुलेरिया लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट जो लार्वा है वो है हमारा ऑरिकुलेरिया लार्वा। अब ऑरिकुलेरिया लार्वा की बात करें तो जनरली ये जो लार्वा है 3 दिन के अंदर डेवलप होता है आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, यानी जैसे ही गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन के जस्ट 3 दिन के बाद ऑरिकुलेरिया लार्वा फॉर्मेशन हो जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ गट एंड सिलोमिक केस, और उसके अंदर उसका गट और सिलोमिक सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिलोमिक सैक अभी हमने देखा था वो एक्सोहाइड्रोसील वाला, वो वाला पार्ट, उसी को हम बोलते हैं सिलोमिक सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका ऑरिकुलेरिया लार्वा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये बिल्कुल इसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पेलाजिक होता है। पेलाजिक का मतलब कि ओपन सी सरफेस पे रहता है, सी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, तो ऐसे को बोलते हैं पेलाजिक। ठीक है, प्रेजेंट ऑन सी सरफेस, सी सरफेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1 mm लॉन्ग होता है, और अपने सिलेटेड बैंड की मदद से ये पानी के ऊपर स्विम कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसका इंटरनली स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आपको कर्व्ड गट देखने को मिलेंगे, यानी जो गट है वो मुड़ा हुआ दिखेगा, कर्व्ड दिखेगा। ठीक है, विद अ सैकीफॉर्म स्टमक। सैकीफॉर्म स्टमक का मतलब क्या है कि स्टमक के अंदर बहुत सारे सैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सैकीफॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोसिल है वो क्या करेगा, एंड राइट लेफ्ट स्टोमोस, ये क्या है, एंड राइट एंड लेफ्ट स्टोमोसिल्स, ये जो लास्ट में भी हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे उन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका जाइंट वर्जन है वो लगभग 15 mm लंबा हो सकता है, ध्यान रखना है। और ये हमें कहाँ मिला था, बरमुडा के अंदर देखने को मिला था, जापान के अंदर और कैनरी आइलैंड के अंदर इसका सबसे बड़ा फॉर्म हमें देखने को मिल गया था, जो कि 15 mm लॉन्ग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास होलोथुरोइडिया। अगर हम बात करें होलोथुरोइडिया की, तो होलोथुरोइडिया के अंदर आपको जो समझना है वो समझना है डोलियोलेरिया लार्वा। अब ये जो डोलियोलेरिया लार्वा है बेसिकली जो से अभी हमने पीछे पढ़ा था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्म है। ठीक है, यानी ये एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, ये जो अभी हमने ऑरिकुलेरिया लार्वा पढ़ा है, इस ऑरिकुलेरिया लार्वा के अंदर जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये बैरल शेप का मतलब क्या है, जो आपने देखा हो बैरल उसको बोलते हैं जिसके अंदर तेल वेल भर के लेके आते हैं, वो बड़े ड्रम साइज जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बैरल बोलते हैं, ड्रम जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, वो नीला ड्रम वाला देखा है, वैसा नहीं, वो गोल गोल लकड़ी वाले देखे होंगे ना, नीले ड्रम जो पोपाई वाला देखा होगा कि ड्रम से बने होते लकड़ी के, उसको ही हम बैरल बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो शेप है डोलियोलेरिया का वो कैसा होता है, बैरल शेप होता है। ठीक है, वो डिब्बे जैसा होगा और लगभग 3 से
5 फ्लैजिलेटेड रिंग्स देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे इस तरीके से 3 से 5 फ्लैजिलेटेड रिंग्स देखने को मिल जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे क्या है, मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल विद इन लार्वल एक्यूरिंग 5 टेंटिकल्स एंड 1 to 5 फंक्शनल पोडिया। यानी जब इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा तो इसके अंदर 5 टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे और 1 से 2 फंक्शनल पोडिया देखने को मिलता है। इस वजह से इस स्टेज को हम पेंटाक्टुला बोलते हैं, ठीक है। पेंटाक्टुला का मतलब क्या है कि इसके अंदर 5 टेंटिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए इस फॉर्म को पेंटाक्टुला बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेवलपमेंट के बाद पोडिया और टेंटिकल ज्यादा होने की वजह से क्या है, ये बिल्कुल सी बॉटम में यानी बिल्कुल जो समुद्र है उसके तल में जाके बैठ जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइनोइडिया। अब ये लास्ट है हमारा क्राइनोइडिया, और क्राइनोइडिया के अंदर भी जो लार्वा हमें देखने को मिलता है वो हमारा कैसा है, डोलियोलेरिया लार्वा है। अब ये जो डोलियोलेरिया लार्वा है इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 4 से 5 सीलेटेड बैंड्स देखने को मिलेंगे, और ऊपर की साइड सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर आपको एपिकल सेंसरी प्लेट्स देखने को मिलती है, और इसी एपिकल सेंसरी प्लेट्स के ऊपर आपको एपिकल सीलिया का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर वेस्टिब्यूल्स या सकर जैसे स्ट्रक्चर्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, 4 से 5 सीलेटेड बैंड्स होंगे, उसके अलावा एक एपिकल सेंसरी प्लेट्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा, और वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके एंटीरियर एंड पे, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे एडहेसिव पिट होता है जो बिल्कुल एपिकल प्लेट के पास प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल लाइन में, ठीक है। मिड वेंट्रल लाइन का मतलब कि जैसे सपोज करो ये जो सेंट्रल लाइन है उस सेंट्रल लाइन के पास प्रेजेंट होगा पिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर इंटरनल ऑर्गन डिफरेंशिएट, जैसे ही इसके अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन डिफरेंशिएट होता है, लार्वा अपने आप को अटैच कर लेता है और ट्रांसफॉर्म कर लेता है किसके अंदर, पेंटाक्रोनॉइड लार्वा के अंदर। यानी ये जो लार्वा है किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होके इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अराउंड 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री इसके अंदर रोटेशन होगा, और रोटेशन होने के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है पेंटाक्रोनॉइड लार्वा के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी जो पेंटाक्रोनॉइड लार्वा है, ठीक है, इसके अंदर इवेंचुअली मेटामॉर्फोसिस होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट क्रिनोइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हमारा जो डिफरेंट लार्वा था वो सारा का सारा यहीं पे समअप होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि हमने ऑलरेडी बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 599 है, और उसके लिए आपको YMCI 400 का कोड लगाना होगा। तो आप जाके एक बार इसको कोर्स को चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।